हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 1 फरवरी 2022 के, जिसमें आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 1 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम में मिल सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, राफेल नडाल जो रिसेंटली 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जीत के हटे हैं, ये उनका कौन से नंबर का ग्रैंड स्लैम है? आपको पता है कि ग्रैंड स्लैम का मतलब है कि कोई टूर्नामेंट उन्होंने जो है वो जीता हो, तो वो कौन से नंबर का ग्रैंड स्लैम जो है वो उन्होंने जीता है। जैसे फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन है, या आप कह सकते हो आपके पास यूएस ओपन है। तो ऐसे ग्रैंड स्लैम जो है वो उन्होंने कितने जीत लिए हैं, और ये रिकॉर्ड बन चुका है कि उन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जो है वो जीत लिए हैं। अभी तक कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जो है वो जीत लिए हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और कवर हो जाता है आपका, कि 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने जीता है। नोवाक जोकोविक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे इस बार। और 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो राफेल नडाल ने 21वीं बार, मतलब 21st टाइम ये जो है वो उन्होंने जीता है। और उन्होंने किसको हराया? एक रशिया के प्लेयर हैं, जिनका नाम क्या है? डेनियल मेदवेदेव। तो आप यहाँ पे याद रखोगे, और ये भी याद रखना है कि ये रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक रॉजर फेडरर, आप कह सकते हो स्विट्जरलैंड से, और नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से हैं, दोनों के नाम जो है वो 20-20 टाइटल जो हैं। तो लेकिन 21 टाइटल जो है वो राफेल नडाल के पास हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राफेल नडाल ने हिस्ट्री क्रिएट कर लिया कि 21वां और 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो उन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट, इसी तरह अब वुमेन सिंगल्स में याद रखो कि 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, और ये उनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल है। और वो कौन है? एशलेग बार्टी, जो कि खुद ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती हैं। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए होगा। तो ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती हैं। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्लेयर, जिनका नाम है डेनियल रोज कॉलिंस, उनको हराया है। आप दूसरी ऑप्शन देख सकते हो, ये जो है वो हमारे पास क्या है? रनर अप है। तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो एशलेग बार्टी का, जो कि फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जो है वो उन्होंने जीत लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक दो चीजें आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, कि एक तो ये 110th एडिशन है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, ये एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। और मेन सिंगल में कौन जीता है? राफेल नडाल जीते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। डेनियल मेदवेदेव को हराया है, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं।
वुमेन सिंगल में एशलेक बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, उन्होंने इस टाइटल को जीता है और डेनियल रोज कॉलिंस को हराया है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करती हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको पूछी जा सकती हैं, यहाँ से एग्जामिनर माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल ले सकता है। और एशलेक बार्टी का ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल है और ऐसा 44 इयर्स के बाद हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन टाइटल जो है वो जीता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। मेन डबल्स में ऑस्ट्रेलिया के ही दो प्लेयर्स जिन्होंने इस टाइटल को जीता है, कौन है? एक तो थानसी है, एक जो है वो निकोलस हिल्मी है। तो एक बार आपने जरूर इसको पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको रनर अप याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन सिंगल टाइटल में आपको रनर अप जो है वो याद रखना है। वुमेन डबल्स में दो प्लेयर्स, एक तो बारबोरा, एक कैटरीना, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इस टाइटल को जीता है। फिर से यहाँ पे आपको रनर अप याद रखने की जरूरत नहीं है, वुमेन डबल्स आपने याद रखना है। मिक्स डबल आप पढ़ लें, चाहे याद मत रखें, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लें। क्रिस्टीना और इवान ने इस टाइटल को जीता है, लेकिन मिक्स डबल जो है वो नहीं पूछा गया कभी भी। लेकिन वुमेन डबल्स, मेन डबल्स आपको पूछा जा सकता है। वुमेन सिंगल और मेन सिंगल तो आपको किसी भी एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा जा ही सकता है। तो ये सारे की सारी चीजें जितनी भी मैंने अभी तक बताई हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली एक टूर्नामेंट जो है वो होके हटा है। 2021 का लास्ट टूर्नामेंट कौन सा था? यूएस ओपन था अपने पास। तो यूएस ओपन के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। वैसे तो आपने पूरे साल के याद रखने होते हैं, लेकिन 2021 का अभी खत्म हुआ है, तो 2021 का यूएस ओपन जरूर याद रखेंगे। इसमें जीता कौन था? इसमें जीते थे डेनियल मेदवेदेव, जिसको अभी हराया है। वो जीते थे यूएस ओपन को मेन सिंगल के अंदर। और अगर आप देखोगे, एमा राडुकानो जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं, वो जीती थी वुमेन्स कैटेगरी के अंदर। लेकिन वो एक हिस्ट्री थी, क्योंकि एमा राडुकानो जो है वो केवल 18 साल की थी और उन्होंने इस यूएस ओपन टूर्नामेंट को जीता। तो वो यंगेस्ट फीमेल बन चुकी हैं ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के लिए, क्योंकि इससे पहले मारिया शारापोवा जो है वो यंगेस्ट थी, उन्होंने 2004 के अंदर जीता था। लेकिन ये तो मात्र 18 साल की है, तो ये यंगेस्ट फीमेल है जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है वो जीता है। तो ये याद रखना है। तो अगर पिछली बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, तो उसमें मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविक जीते थे, जो इस बार नहीं खेल पाए। उनको वीजा की कुछ प्रॉब्लम्स आई कोविड गाइडलाइंस के तहत। और एक जो है वो वुमेन कैटेगरी आपने याद रखनी है, उसमें नाओमी ओसाका जो कि जापान से बिलोंग करती हैं, उन्होंने वुमेन सिंगल्स को जीता था। तो ये दोनों चीजें आपने जरूर याद रखनी है। तो सारी चीजें हम इस क्वेश्चन के अंदर कवर कर चुके हैं, लेकिन आप याद रखोगे एक साल के अंदर 4 टूर्नामेंट होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है अपने पास। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत जो है वो 1905 में की गई थी और इसका जो सरफेस होता है जिसके ऊपर ये खेला जाता है वो हार्ड कोर्ट होता है। वो क्या होता है? हार्ड कोर्ट। और इसी तरह से हमारे पास एक विंबलडन होता है। विंबलडन जो है वो 1877 में जो है वो स्टार्ट किया गया था और उसमें ग्रास कोर्ट होता है, ग्रास कोर्ट जिसमें वो खेला जाता है। फिर आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है वो 1891 में जो है वो स्टार्ट हुआ था। ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और इसके बादशाह जो है वो राफेल नडाल खुद माने जाते हैं। और यूएस ओपन जो है वो 1881 में उसकी शुरुआत की गई थी और ये भी हमारे पास कौन सा कोर्ट होता है? हार्ड कोर्ट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, 2 टूर्नामेंट जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। एक तो यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। एक ग्रास कोर्ट पे विंबलडन और एक क्ले कोर्ट पे जो है वो खेला जाता है। तो याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं द किंग ऑफ क्ले। किंग ऑफ क्ले दोस्तों कहा जाता है राफेल नडाल को। सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन जो है वो जीते हैं। तो इसलिए आप इन चीजों को जो है वो याद रखोगे, जितनी भी मैंने बताई हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं। और इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगर स्पॉन्सर आपको पूछ ले तो वो किया मोटर्स था। याद रखना है, किया जो है वो एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बहुत सी चीजें इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं अगला, हु हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मैं आपको बता चुका हूं, वो प्राइवेट ओन्ड स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, तो उनको हम क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न। और फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न जो है वो कौन बन चुका है? वो बन चुका है चेन्नई सुपर किंग्स। तो आंसर आपके पास क्या होगा? डी होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 4 बार जो है वो आईपीएल टाइटल जो है वो जीत चुके हैं, याद रखना है आपने। और ये पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 7600 करोड़ को टच कर चुकी है। 7600 करोड़ रुपीस को टच कर चुकी है। तो इसलिए ये बन चुका है इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा कवर पेज। यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो इंडिया का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन चुका है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में पहले बता चुका हूँ, 7600 करोड़ की इनकी हो चुकी है। और सीएसके की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो उसकी पेरेंट कंपनी से भी ज्यादा है। मतलब जिसकी सीएसके है
उसकी कंपनी से भी ज्यादा इसकी वैल्यू हो चुकी है, क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी जो है वो इंडिया सीमेंट्स है, और इंडिया सीमेंट्स की ऑलमोस्ट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 6900 करोड़ है, और इनकी कितनी है 7600 करोड़, ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए का इसमें फर्क है। और जो इसका शेयर प्राइस है वो 210 से 225 रुपए प्राइस है, क्योंकि अगर आप देखोगे चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं CSKCL, जो कि CSK को कंट्रोल करती है, उसके जब शेयर जो अनलिस्टेड थे अक्टूबर 2021 में, तब उसका प्राइस जो है वो 110-120 रुपए था, लेकिन इतना ही प्राइस और बढ़ के मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, 220 रुपए तक जो है वो इसका प्राइस चला गया था एक ही हफ्ते के अंदर, जिसके कारण जो है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को चाहे स्लाइड से याद कर लें, लेकिन याद जरूर रखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये जरूर पूछा जाएगा। और आपने एक और याद रखना है, रिसेंटली ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया था, मैं बहुत बार आपको इसके बारे में बता चुका हूँ 2021 का, और 2020 में इंडिया जो है वो 33 यूनिकॉर्न्स जो है वो लिस्ट कर चुका है, अब बता चुका है कि 33 यूनिकॉर्न जो है वो हो चुके हैं, जिसके कारण इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है, इंडिया 3rd नंबर पे आ गया है, और यूके जो है वो 4th नंबर पे चला गया है। तो इसमें पहली पोजीशन जो है वो यूएसए के पास ही है, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, दूसरी चाइना के पास, तीसरी इंडिया के पास, और चौथी जो है वो यूके के पास है। और ये जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 से रिलीज किया है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो इसको रिलीज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इसको रिलीज करता है। तो ये सारी चीजों के साथ, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा ब्रांड है जो वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जो है वो बन चुका है 2022 के अंदर, और ये इंडेक्स से रिलीज किया गया ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022। तो 500 कंपनीज का जो है वो एक इंडेक्स तैयार किया गया, जिसमें वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जो है बताए गए हैं, ब्रांड फाइनेंस की तरफ से इसको तैयार किया गया है। हर साल ये जो है वो रैंकिंग आती है, और फिर से टॉप कौन सी कंपनी है, एप्पल है दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। तो एप्पल, पहले भी एप्पल था, अब भी है, मतलब आप कह सकते हो कि पहले भी ये टॉप पे थे, आज भी ये टॉप पे हैं। तो इसका मतलब इन्होंने अपनी पोजीशन को रिटेन रखा है, बस इतना ही आपने इसमें याद रखना है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो एप्पल रिटेन द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड टाइटल इन 2022। लेकिन इसमें दूसरा स्थान याद रखोगे अमेजॉन को मिला है, और तीसरा स्थान जो है वो किसको मिला है, गूगल को मिला है। तो एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है वो आगे से भी इंक्रीज हुई है। तो आप देख सकते हो वैल्यूएशन जो है वो ऑलमोस्ट 35% जो है वो इंक्रीज हुई है। और रिपोर्ट ने ये भी बताया कि एप्पल पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा पहला ब्रांड बन चुका है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड जो है वो कौन सा है, टिकटॉक है दोस्तों, ये याद रखोगे। यहाँ पे वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड जो है वो टिकटॉक बन चुका है। और चाइना का जो वी चैट है, जिसकी ग्लोबल रैंकिंग 13th नंबर पे, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड जो है वो बना है। तो ये 2-3 चीजें याद रखनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड टिकटॉक है, मोस्ट वैल्यूएड ब्रांड जो है वो एप्पल है, और अगर आप कहोगे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड जो है वो वी चैट है। लेकिन इसी के साथ ब्रांड फाइनेंस ने जो है वो एक और इंडेक्स जो है वो जारी किया है, याद रखना है। वो इंडेक्स का नाम हमारे पास क्या है, वो है ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2022, जिसमें वर्ल्ड के टॉप 250 सीईओज के बारे में बताया जाता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। और उसमें टॉप पोजीशन किसके पास है, सत्या नाडेला के पास है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो चेयरमैन और सीईओ हैं कौन सी कंपनी के, माइक्रोसॉफ्ट के। अगर आपको कंट्री वाइज पूछा जाए तो कंट्री वाइज जो है वो सबसे टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें सबसे ज्यादा कंपनी जो है वो टॉप पे हैं। दूसरा स्थान जो है वो किसके पास है, चाइना के पास है, दूसरा स्थान चाइना के पास है। लेकिन अगर आप देखोगे यूएसए और चाइना पूरे वर्ल्ड में दो ऐसी कंट्री हैं जिसमें 2/3 जो मार्केट की ब्रांड वैल्यू है वो इन कंपनीज की यूएसए और चाइना के अंदर आती है। मतलब जितनी भी कंपनीज लिस्ट की गई हैं उसमें 2/3 कंपनीज यूएसए या चाइना से ही बिलोंग करती हैं। लेकिन इंडिया कोविड-19 के दौरान जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला कंट्री बन चुका है। ऑलमोस्ट 42% जो है वो इंडिया ने इस टाइम पीरियड पे ग्रो किया है। तो इसलिए ये भी आप जो है थोड़ा सा याद रख सकते हो। लेकिन अगर हम एशिया पैसिफिक के अंदर थोड़ा सा एरिया हम उसको लें, लाइक आप साउथ एशिया ले लें, तो उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास निकलेगा कि टाटा ग्रुप जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है साउथ एशिया के अंदर। देखो बहुत बड़ी बात है कि टाटा ग्रुप जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है साउथ एशिया के अंदर, और इंडिया की सिर्फ एक ही एंट्री है टॉप 100 के अंदर, क्योंकि वैसे तो ये एंट्री 500 तक की है, लेकिन टॉप 100 के अंदर इंडिया की सिर्फ एक ही कंपनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और वो कौन सा है, टाटा ग्रुप है।
और टाटा ग्रुप की जो ब्रांड वैल्यू है वो ऑलमोस्ट $24 बिलियन है और इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है अगर आप पिछले साल से देखोगे। और पूरे ग्लोबल लेवल पे टाटा का जो रैंक है वो 78th है। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि पिछली बार 77th रैंक था 2021 में, लेकिन अब 2022 में जो है वो 78th रैंक है। और अगर आप ग्लोबल सीईओज की लिस्ट में बात करोगे, जिसको हमने बताया ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2022, तो उसमें भी जो है वो टाटा ग्रुप के जो सीईओ हैं उनका नाम लिया गया है और वो है नटराजन चंद्रशेखरन। आपने शायद रिसेंटली एक पिक्चर भी देखी होगी जिसमें मोदी जी और साथ में नटराजन चंद्रशेखर जी की एक मीटिंग हो रही है, क्योंकि वो हैंड ओवर कर रहे हैं ऑफिशियली। एक प्रथा होती है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसको हैंड ओवर करते हैं, तो एक मीटिंग जो है सीईओ के साथ होती है। तो नटराजन चंद्रशेखरन जो है वो टॉप सीईओ की लिस्ट में जो है वो शामिल किए गए। इनका टॉप जो रैंक है वो 25th है ग्लोबल लेवल पे। तो इसलिए आपने याद रखना है, एक तो सीईओ लिस्ट जिसको गार्डियनशिप इंडेक्स कहा जाता है, और एक जो है वो ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे आपने दो तीन चीजें जो है वो याद रखनी है। तो मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। इवन ऐसे नहीं कि इंडिया की एक ही कंपनी है, टॉप 100 में एक ही कंपनी है। अदरवाइज इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्री का रैंक जो है पीछे है, 236 नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्री ग्लोबल 500 में। ऐसे टेक महिंद्रा का महिंद्रा ग्रुप है, आप कह सकते हो महिंद्रा ग्रुप का 364th रैंक है। ये भी आप याद रख सकते हो अगर रखना है, लेकिन ये आपको पूछेंगे नहीं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीजें जितनी मैंने बताई हैं वो जरूर याद रखनी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया का पहला जियो पार्क जो है वो कहां पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? ये अप्रूवल जो है वो मिल चुका है, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जियो पार्क होता क्या है और साथ ही साथ इसका यूनेस्को के साथ क्या रिलेशन है, उसके बारे में भी हमने बात करनी है। तो पहला जियो पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बनाया जा रहा है। और अगर एग्जैक्ट विलेज पूछ लें, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको एग्जैक्ट भी पूछा जा सकता है, और वो है हमारे पास लेमहता विलेज, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और 20 किलोमीटर जो है वो दूर है ये लेमहता विलेज जो जबलपुर से है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का पहला जियो पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। एग्जैक्ट जगह मैं आपको बता चुका हूँ, लेमहता विलेज। इसमें टोटल 1.30 करोड़ रुपए जो हैं वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाएंगे, ताकि ये 5 एकड़ में जो है वो इसकी शुरुआत हो सके। लेकिन इसमें टोटल कॉस्ट जो है वो 35 करोड़ रुपए जो है वो लगना है। अगर और फंड की जरूरत भी तो और भी सैंक्शन जो है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन था कि ये जियो पार्क होता क्या है। तो जियो पार्क याद रखना है जिसकी कोई जियोलॉजिकल हेरिटेज कोई वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो पुरानी सभ्यता के बारे में जो है वो कुछ पता चला, पुरानी चीजों के बारे में जो है वो कुछ पता चला, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कुछ जियोलॉजिकल हेरिटेज है, कोई ना कोई पुरानी चीज से ये संबंध रखता है। और साथ में ये एजुकेशन और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट भी करता है, और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उसको भी एजुकेशन और उनके भी भले के लिए जो है वो इसको एज ए जियो पार्क जो है वो बनाया जाता है, ताकि वहां के लोगों की वेलबींग का ध्यान जो है वो रखा जा सके। तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज मिली थी लेमहता विलेज के अंदर जो कि आप कह सकते हो जियोलॉजिकल हेरिटेज के बेसिस पे हम उसको याद रखें? तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिले थे डायनासोर के अवशेष। तो बहुत से डायनासोर के अवशेष जो है वो नर्मदा वैली में पाए जाते हैं, और पर्टिकुलरली आपको इस एरिया में मिलेंगे लेमहता गांव के अंदर, जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसलिए जो है वो इसकी जियोलॉजिकल वैल्यू है पुराने तरीके से। और सबसे पहली बार 1828 में पहले डायनासोर फॉसिल जो है वो कलेक्ट किए गए थे इस लेमहता से ही, गांव से ही। और ये इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे विलियम स्लीमन जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो इसलिए इसकी एक पुरानी आप कह सकते हो सभ्यता है जिसके बारे में हमें यहाँ से पता लगा, डायनासोरों के अवशेष के बारे में पता लगा, तो हमें इसको बचाना जरूरी है। और जियो पार्क जो है वो एमपी में ऑलरेडी यूनेस्को का जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल है, जो कि नेचुरल हेरिटेज या आप कह सकते हो कि पुराने तरीके से इसको बचा के रखना जो है वो जरूरी है आगे की स्टडी के लिए। इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यूनेस्को, एजुकेशन के बेसिस पे जो है वो और डेवलप करता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे यूनेस्को जो है डेवलप करता है। इसको प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि इसकी वैल्यू जो है वो खत्म ना की जा सके। तो उसको हम रखते हैं यूनेस्को जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जरूर याद रखना है कि एक तो ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया कि 1828 में पहले डायनासोर फॉसिल जो है वो इस लेमहता बेड के अंदर ही मिले थे, और ये आईसीएस ऑफिसर थे विलियम स्लीमन जिसने इसको ढूंढा था। और नर्मदा नदी के पास बहुत से डायनासोर फॉसिल जो है वो मिले हैं, पर्टिकुलरली इसी लेमहता एरिया के अंदर, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। और जियो पार्क क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
तो मध्य प्रदेश के बारे में आपने याद रखना है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल, मंगूभाई छगनभाई पटेल। और यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत से नेशनल पार्क मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप फॉरेस्ट एरिया देखोगे तो वो कौन सी स्टेट का है, मध्य प्रदेश का है। तो आप देखोगे यहाँ पे मिलेगा आपको फॉसिल नेशनल पार्क, फॉसिल की बात कर रहे थे तो फॉसिल नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा वन विहार नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा शिवपुरी नेशनल पार्क, शिवपुरी। यहीं पे आपको मिलेगा सतपुरा, सतपुरा बहुत फेमस रेंज है, सतपुरा नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, माधव नेशनल पार्क मिल जाएगा, माधव नेशनल पार्क। कान्हा बहुत फेमस है, कान्हा नेशनल पार्क। पेंच टाइगर रिजर्व या पेंच नेशनल पार्क। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में। और याद रखना है मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है किसी भी स्टेट में वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। तो पहला क्वेश्चन है स्पितुक, स्पितुक गस्तोर फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने मनाया है। तो स्पितुक जो है वो दोस्तों एक मोनेस्ट्री है जहां पे बुद्धिज्म कल्चर को प्रमोट किया जाता है, और स्पितुक गस्तोर फेस्टिवल जो है वो लद्दाखी कल्चर को प्रमोट करता है, उनकी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाता है और उनकी हेरिटेज को संभाल के रखता है। तो ये है दोस्तों यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और ये 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। ये 2 दिन का जो है फेस्टिवल था, मतलब 30 और 31 जनवरी को मनाया गया। तो आप देख सकते हो स्पितुक गस्तोर फेस्टिवल 2022 जो है वो लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट किया गया, और ये सेलिब्रेशन जो है वो पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए होता है, जो कि स्पितुक मोनेस्ट्री में बता चुका हूं, जो बुद्धिज्म को कल्चर को प्रमोट करता है ले और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये माना जाता है, जो यहाँ के लोकल्स हैं ये बिलीव करते हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने के बाद अगर इस फेस्टिवल को हम मनाते हैं तो बहुत ही अच्छा मौसम होगा, और एक गर्म मौसम जो है वो क्या होगा, थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा, जिसमें जो है वो हम आराम से जो है वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज लेह लद्दाख में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, बर्फ पड़ती रहती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो इस फेस्टिवल के मनाने के बाद जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑन द सेम डे, इसी दिन जो है वो गेलुक्पा ऑर्डर ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है वो भी स्टार्ट किया जाता है। सिर्फ नाम को एक बार पढ़ लें, इसको गेलुक्पा ऑर्डर कहा जाता है, गेलुक्पा फेस्टिवल कहा जाता है। और ये एक तरह का विंटर फेस्टिवल है जिसमें आप कह सकते हो कि भाईचारा जो है वो बढ़ाया जाता है, आपस में हम त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं तो इसमें भाईचारे को बढ़ाया जाता है। तो मेन अट्रैक्शन इस फेस्टिवल की, जो ये कलरफुल मास्क पहन के जो ये परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं, और इसमें बहुत ही फेमस छम डांस जो है वो किए जाते हैं, और ये मॉन्क्स की तरफ से किए जाते हैं जो बुद्धिज्म को मानते हैं और मोनेस्ट्रीज में ही रहते हैं, तो वो इसको जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट किया गया। याद रखना है स्पितुक जो है वो एक मोनेस्ट्री का नाम है जहां पे बुद्धिस्ट कल्चर को आगे बढ़ाया जाता है। और लद्दाख के बारे में आपको पता ही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ के कौन है, राधा कृष्ण माथुर जी, राधा कृष्ण माथुर। और यहाँ पे आपको और भी फेस्टिवल मिल जाएंगे, एक तो आपको हेमीज फेस्टिवल मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पे डॉसमोचे फेस्टिवल मिल जाएगा, डॉसमोचे फेस्टिवल, एक आपको यहाँ पे मिलेगा माथो नगरंग फेस्टिवल, नाथोरंग। ये तीनों के तीनों फेस्टिवल लद्दाख में मनाए जाते हैं, याद रख सकते हो। और हेमिस दोस्तों एक नेशनल पार्क भी है लद्दाख के अंदर, ओनली एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया, एलआईसी के चेयरपर्सन जो हैं कितने टाइम पीरियड के लिए उनका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। सबसे पहले एलआईसी के चेयरपर्सन का नाम पता होना चाहिए, उनका नाम है एमआर कुमार, एमआर कुमार। तो उनका टाइम पीरियड जो है वो 9 महीने एक्सटेंड कर दिया। वैसे उन्होंने 30 जून को जो है वो रिटायर हो जाना था, 30 जून 2021 को, लेकिन अब 9 महीने और कर दिया है, तो अब जाके जो रिटायरमेंट होगी वो होगी मार्च 2022 में, मार्च 2022 में। तो आप कह सकते हो कि रिसेंटली जो है वो 2021 में यह निर्णय लिया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो एलआईसी का जो उसको उसके आईपीओस जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर है उसको निकालने का काम जो है वो स्टार्ट करेगी, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और बिगेस्ट इंडियन मार्केट के अंदर ये आईपीओ की सेल होगी, क्योंकि एलआईसी की है तो ये होने वाली है इनिशियल पब्लिक ऑफर के बेसिस पे, और ये मार्च 2022 में होने की संभावना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 75% हिस्सा अपने पास रखेगी पहले 5 साल आईपीओ के निकलने के बाद, और उसके बाद जो है 51% हिस्सा अपने पास रखेगी जब 5 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे। मतलब उसमें कुछ हिस्सा जो है वो और जो है वो आईपीओ के थ्रू जो है वो निकाला जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलआईसी चेयरपर्सन कौन है, एमआर कुमार, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब जाके जो है वो 2022 मार्च में रिटायर होंगे, लेकिन अदरवाइज जून में इन्होंने होना था रिटायर।
आईपीओ को खासतौर से याद रखियो, मार्च 2022 में आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, हु ऑथर्ड ए न्यू बुक टाइटल्ड फियरलेस गवर्नेंस। तो फियरलेस गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर है। मैं आपको हिंट देता हूं कि वो एक तो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, और साथ ही साथ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुकी हैं पुडुचेरी की 2016 से लेकर 2021 तक। तो रिसेंटली आप कह सकते हो उन्होंने रिजाइन दे दिया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको निकाल दिया। तो नाम क्या है उनका? किरण बेदी। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सुंदर सा कवर पेज और बुक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। जो उनका पुडुचेरी का कार्यकाल है 2016 से लेकर 21 तक, वो उन्होंने बताया हुआ है इसके अंदर कि किस तरह से उन्होंने काम किया है, उनकी यादें क्या जुड़ी हुई हैं पुडुचेरी के साथ। और साथ ही उन्होंने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल जो ग्राउंड पे एक्चुअल में काम करता है वो कैसे काम करता है, और इंडियन पुलिस सर्विस में जो 40 साल उनके हैं उसमें क्या एक्सपीरियंस जो है उन्होंने गेन किया, क्या क्या उनके पास दिक्कतें सामने आई, तो सारी इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो इसमें बताया हुआ है किस तरह से आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत कर सकते हो, बना सकते हो, लोगों को सर्विसेज किस तरह से पहुंचा सकते हो, लीडरशिप कैसे जो है वो आगे बढ़ सकती है, सारी चीजों के बारे में इसमें बताया हुआ है। और इन्होंने 24th लेफ्टिनेंट जनरल रही हैं ये पुडुचेरी की, ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, जैसे इन्होंने एक बुक लिखी थी हिम्मत है। एक इन्होंने लिखी थी आई डेयर, और कैप्शन था किरण बेदी। और एक था क्रिएटिंग लीडरशिप। और भी बहुत सी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। ये इंपॉर्टेंट सी कुछ यहाँ पे आप देख रहे हो। लेकिन बाकी जो दो ऑथर देख रहे हो आप यहाँ पे ABC ऑप्शन के अंदर, ये बहुत ही फेमस है। आप अभिजीत बनर्जी का नाम देख रहे हो, बहुत ही फेमस ऑथर। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। एक बुक लिखी है मरूफ राजा ने। मरूफ राजा जो हैं वो फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हैं। इन्होंने बुक लिखी है कंटेस्टेड लैंड। और कंटेस्टेड लैंड जो है वो बेसिकली इंडिया, चाइना और जो उसका बाउंड्री डिस्प्यूट है उसके बारे में लिखी हुई है। डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, इन्होंने बुक लिखी है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तीनों के तीनों बुक्स जो हैं वो बहुत फेमस है, और खास करके ये किसके बारे में है? पॉलिटिक्स के बारे में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी स्टेट के इलेक्शंस के लिए जो है वो एक मैस्केट जारी किया है, एक सिंबल जारी किया है जिसको नाम दिया गया है शेरा, जो इलेक्शंस के अंदर जो है वो फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा और साथ ही साथ वोटर्स को एजुकेशन देने का काम करेगा। और ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिलोंग करते हैं पंजाब से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा। और आपने नाम जरूर याद रखना है, इनका नाम क्या है? डॉक्टर एस करुणा राजू। और खास करके जो बच्चे पंजाब से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो कि एक आईएएस ऑफिसर है वो कौन है? डॉक्टर एस करुणा राजू। और आपको पता ही है कि 2022 में अभी स्टार्टिंग में इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर चुका है कि टोटल 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, और साथ में कौन सी स्टेट रहेगी आपके पास? गोवा। तो इन 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं। तो 10 मार्च को जो है वो रिजल्ट आना है 5 स्टेट्स का। तो लेट्स सी कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन लोगों में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो अवेयरनेस चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। तो इसलिए आप देखो यहाँ पे शेरा जो है वो आपको सिंबल दिख रहा है जो एस करुणा राजू ने रिलीज किया है। तो शेरा जो है वो एक लायन की फिगर, मतलब शेर कहते हैं हम हिंदी या पंजाबी में उसको। तो लायन को डिपिक्ट करता है जो कि रिच हेरिटेज कल्चर पंजाब का बताता है। और अब बड़े बड़े पोस्टर या कटआउट्स जो है वो लगेंगे शेरा को दिखाते हुए, और वो प्रमोशन और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे किसके बारे में? इलेक्शंस के बारे में। और साथ ही साथ ये जो है वो स्वीप कैंपेन का भी एक पार्ट है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये स्वीप कैंपेन जो है वो 2009 में जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्ट किया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो प्रभावित किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में एजुकेशन जो है वो दी जा सके। और रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल वोटर डे भी जो है वो सेलिब्रेट करके हटा है। 25 जनवरी को जो है वो इसको मनाया जाता है हर साल, और पहली बार जो है वो 2011 में बनाया गया था, क्योंकि 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बना था। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और पंजाब के बारे में जरूर याद रख सकते हो, पंजाब में 117 सीट्स के ऊपर जो है वो अभी इलेक्शन होने हैं, ये तो याद रखना ही रखना है। और साथ ही साथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी, और गवर्नर जो हैं वो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, IREDA और कौन सी कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए जा सकें।
और उनके ऊपर जो है वो जानकारी हासिल की जा सके। तो सबसे पहले आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, IREDA के बारे में। ये है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, और ये कंपनी जो है वो दोस्तों दूसरी कौन सी है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है किसके बारे में, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। और आप देख सकते हो इसमें होगा क्या, जो IREDA है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को असिस्ट करेगा और उनको हेल्प करेगा कि रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से लगाने हैं अपने एरियाज में। खास करके पहले कहां पे लगाए गए जाएंगे, ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर है वहां पे लगाए जाएंगे, जो कि कहां पे है, वास्को डी गामा गोवा के अंदर। तो IREDA उनको हेल्प करेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे जो उनका एक्सपेंडिचर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होता है वो भी कम हो जाएगा, और साथ में जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जो इन्वायरमेंट खराब होता है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। और साथ में जो टेक्निकल गाइडेंस है, जो कमर्शियल एक्सपर्टीज है IREDA की, वो भी GSL को बताई जाएगी, ताकि इन्वायरमेंट लेवल पे और सोशल लेवल पे जो है वो रूफटॉप सोलर प्लांट्स, या आप कह सकते हो रूफटॉप सोलर जो छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो, और साथ ही साथ ये किस तरह से आपके इन्वायरमेंट को बचाते हैं उसके बारे में भी जानकारी देगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 40 जो गीगावाट है वो हमने सोलर पावर के थ्रू अचीव करना है, रूफटॉप सोलर पावर से 2022 तक। और टोटल 175 गीगावाट का टारगेट है कि टोटल रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए, ये 2022 तक हमने अचीव करना है। और 2030 तक जो है वो 450 गीगावाट तक हमने अचीव करना है। हम अभी जो है वो 150 गीगावाट को क्रॉस कर चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, तो 175 में भी हम इसको अचीव कर भी सकते हैं। तो इसलिए आपने इन चीजों को याद रखना है। खास करके IREDA के बारे में आप यहाँ पे जरूर याद रखेंगे। IREDA की जो स्थापना है दोस्तों वो 1987 में की गई थी, 1987 में। और ये एक तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया था, लेकिन अभी ये पब्लिक अंडरटेकिंग PSU के अंडर बनता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है, और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो प्रदीप कुमार दास हैं। कौन है, प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में भी याद रखें, 1957 में इसको बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, और इसका हेडक्वार्टर मैं बता चुका हूँ गोवा वास्को डी गामा में है। और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत भूषण। कौन है, भारत भूषण नागपाल। याद रख सकते हो, जितनी भी चीजें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप रिटेन कर सकोगे उतना ही आपको जो है फायदा होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इटली। बहुत स्टैटिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट इटली के कौन बनाए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ कंफ्यूज नहीं होना, प्राइम मिनिस्टर सबको पता होगा, मारियो द्रागी हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है, मारियो द्रागी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की इटली के, लेकिन इनको इलेक्ट नहीं किया गया, ये री इलेक्टेड हैं दोस्तों। ये चीज याद रखनी है तो आपको जल्दी याद रहेगा, और इनका नाम है सर्जियो मैत्रेला। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्जियो मैत्रेला, जो कि री इलेक्ट किए गए अपनी सेकंड टर्म के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ये 2015 में इलेक्ट किए गए थे, तो इनका 7 साल का टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है, और अब ये दोबारा से री इलेक्ट जो है वो किए गए हैं। और 3 फरवरी को इनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, तो इसलिए जो है वहां पे इलेक्शंस करवाए गए और सेकंड टर्म के लिए इनको चुना गया। और इटली के बारे में आपको पता ही है, कैपिटल जो है वो रोम है, और करेंसी जो है वो यूरो है। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अदामा बारो का ऑप्शन देख रहे हो, अदामा बारो जो है वो रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के, गाम्बिया के। अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट, जॉस डेनियल ऑर्टेगा, ये रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाए गए हैं निकारागुआ के। निकारागुआ के पहली बार नहीं, चौथी बार जो है वो लगातार ये जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं इस कंट्री के। नेक्स्ट, रूमेन रादेव, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, रिसेंटली प्रेसिडेंट चुने गए हैं बुल्गारिया के। किसके, बुल्गारिया के, और ये दूसरी टर्म के लिए अपने चुने गए हैं। तो सारी की सारी पोजीशंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली बाबा इकबाल सिंह का देहांत हो गया है, ये क्या काम करते थे, मतलब किस तरह से लोग इनको जानते थे। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको रिसेंटली पद्मश्री दिया गया। रिसेंटली का मतलब 2022 में जो अभी पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण दिए गए हैं, तो उसमें पद्मश्री अवार्ड के एक सम्मानित व्यक्ति कौन थे, बाबा इकबाल सिंह भी थे। तो इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही फेमस सोशियो स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब सोशल वर्कर भी थे और साथ में स्पिरिचुअल लीडर भी थे। कौन सी कम्युनिटी से थे, सिख कम्युनिटी को ये प्रमोट करते थे, और उन्हीं के लिए स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्हीं के लिए सोशल वर्क जो है वो ज्यादा करते थे। तो पद्मश्री बाबा इकबाल सिंह जी का देहांत हो गया है। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे, पंजाब से। इनका जन्म पंजाब में हुआ है, लेकिन रहते ये हिमाचल प्रदेश में थे, क्योंकि ये जो है वो हिमाचल की यूनिवर्सिटी में जो है वो वहां पे काम भी करते थे एज ए, वहां पे आप कह सकते हो कि ये डायरेक्टर रह चुके हैं, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए जो है वो ये हिमाचल में सेटल हो गए, हिमाचल में इनका देहांत हो गया। लेकिन खास चीज आपने इसमें याद रखनी है कि ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं कलगीधर सोसाइटी के।
कलगीदार सोसाइटी, उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो कि बड़ू साहिब ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है। और ये सोशल वर्क जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया था 1986 में। फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो है वो ये डायरेक्टर बन गए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर हिमाचल प्रदेश में। फिर वहीं पे सेटल हो गए और वहीं पे इनका देहांत हो गया। और ये इनका एज जो है वो 95 ईयर्स ओल्ड थे और इनको सोशल वर्क के लिए रिसेंटली पद्मश्री मिला है 2022 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने याद रखना है। और इनको सिख लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है 2016 में। तो नाम जरूर याद रखना है, बाबा इकबाल सिंह। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक फेस्टिवल, तौरगया फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट ने सेलिब्रेट किया है? दूसरा हम फेस्टिवल कर रहे हैं, पहला हमने स्पितुक किया था जो कि लद्दाख ने सेलिब्रेट किया, लेकिन अब हम बना रहे हैं तौरगया फेस्टिवल। और ये दो तौरगया है दोस्तों, एक कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, जिस कम्युनिटी का, एक ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है मोनपा ट्राइबल कम्युनिटी। और ये तवांग एरिया में रहती है। और तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही फेमस एरिया है और एक डिस्प्यूटेड एरिया भी है चाइना के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश तवांग मोनेस्ट्री जो कि बुद्धिज्म कल्चर को प्रमोट करती है और मोनपा ट्राइबल कम्युनिटीज को मनाती है, और तौरगया फेस्टिवल इसका नाम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तौरगया फेस्टिवल जो है वो अरुणाचल में मनाया गया तवांग मोनेस्ट्री के अंदर। और इसको कई जगह पे जो है डुंग्यूर फेस्टिवल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, खास करके बॉर्डर एरिया में। पहले ही बता चुका हूँ चाइना के साथ इसकी बाउंड्री अटैच है। और दलाई लामा जो है वो यहाँ पे दूसरे लामास को, जो कि उस मोनेस्ट्री में रहते हैं, बुद्धिज्म कल्चर को फॉलो करते हैं, उनको जो है वो एक फेब जुम जो है वो देते हैं, जो कि एक आप कह सकते हो कि श्रद्धा की आइटम है, जो कि रिचुअल्स में परफॉर्म करते हैं। बाकी लामास जो है वो उसको अलग अलग त्योहारों में जो है वो पहनते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। और मेन अट्रैक्शन इस फेस्टिवल की जो है वो शाना छम डांस है, जो कि एक रिचुअल डांस है जो मॉन्क्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मॉन्क्स मतलब भिक्षुओं के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और इस फेस्टिवल में कुछ ओरल डांस किए जाते हैं, कुछ जो है वो डांस परफॉर्मेंसेस अलग अलग तरह से की जाती है, जो कि एक मिथोलॉजिकल इवेंट से प्रभावित है। मतलब ये माना जाता है कि पुराने टाइम पीरियड पे इस तरह के गॉड जो हैं वो थे, तो उनके मास्क लगा के जो है वो कुछ डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे स्टेट है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे पास पेमा खांडू जी, और यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। और यहाँ पे आपको दो नेशनल पार्क्स मिलेंगे बहुत ही फेमस। एक तो मिलेगा मॉलिंग नेशनल पार्क, बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक मिलेगा नामदाफा नेशनल पार्क, नामदाफा नेशनल पार्क। और यहाँ पे फेस्टिवल बहुत से मनाए जाते हैं। एक तो आपको तौरगया फेस्टिवल पता लग गया, एक आपको बुरी बूथ फेस्टिवल याद रखना है, बुरी बूथ फेस्टिवल। एक आपको द्री फेस्टिवल याद रखना है, एक नेची दाऊ फेस्टिवल, नेची दाऊ फेस्टिवल। ये हर साल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप पिक्चर से करोगे। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं हमारे पास, या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने एक बुक रिलीज की है, प्राकृतिक वैदिक एवं जैविक खेती। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या ट्रेडिशनल फार्मिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ताकि जो ग्रामीण एरिया है उनको हम जो है वो अलग तरीके से जो है वो उन्नत कर सकें। और इसका उद्घाटन जो है बुक का किसने किया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। और ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में बुक बताती है, खास करके जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए ये एक वरदान है और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, वैदिक फार्मिंग का यूज करके आप एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ा सकते हो। तो एक तरह से रिसर्च के बारे में भी यहाँ पे बताती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी हिस्टोरिकल संस्कृत बुक्स हैं जो अलग अलग तरह से जो है वो लोगों को प्रेरित करती रही हैं। जैसे बहुत फेमस है आपके पास अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने लिखी है, विष्णुगुप्त कह सकते हो, कौटिल्य कह सकते हो। एक आपके पास अष्टध्यायी है जो कि ग्रामर मानी जाती है, पाणिनि ने लिखा है इसको। और एक आपके पास है शकुंतला, और भी बहुत सी है। शकुंतला जो है वो कालिदास ने लिखी है। तो बहुत ही फेमस फेमस बुक्स हैं जो संस्कृत में लिखी गई। और संस्कृत लिटरेचर आपको पता ही है कि पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा लिखा गया और आज भी उसको माना जाता है। इसलिए आपने थोड़ा सा बस इस स्लाइड को एक बार देखना है, इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देख लें। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करना है, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 93.7% स्टेक नील अचल इस्पात निगम लिमिटेड के अंदर, और ये किस कंपनी ने खरीदा है? ये खरीदा है दोस्तों टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। 12,000 करोड़ रुपए में नील इस्पात निगम लिमिटेड को जो है वो खरीदा गया है, जिसका पूरा नाम है नील अचल इस्पात निगम लिमिटेड। इसमें ऑलमोस्ट मैक्सिमम हिस्सा जो है वो 94% हिस्सा जो है वो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने खरीद लिया 12,000 करोड़ रुपए के अंदर, 12,000 करोड़ में।
और ये पहली बार हुआ है कि किसी स्टील कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर स्टील कंपनी है, उसको जो है वो कोई प्राइवेट कंपनी ने खरीदा है। तो ये पहली बार हो रहा है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेस में थी ये नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। ये 30 मार्च से जो है वो बंद पड़ी है 2020 से, और बहुत ज्यादा लॉसेस इसमें थे। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने इसको खरीद लिया है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? ओडिशा के अंदर है, ओडिशा के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन इसको स्लाइड से ही याद रखना, जितना क्वेश्चन में आपको दिख रहा था उतना याद रखना है। वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे जो है वो जनवरी 30 2022 को मनाया गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस का मतलब क्या है, कि ऐसी 20 तरह की अलग अलग डिजीजेस जिसके बारे में इतनी गौर नहीं की जाती, जो कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या कोई टॉक्सिन से हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। तो लोगों को उसके बारे में अवेयर करने के लिए और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है उसके बारे में इस दिन के अंदर बताया जाता है। और खास करके ये उन एरियाज में ज्यादा होती हैं जो पॉवर्टी ड्रिवन एरिया है, इसलिए इसका थीम रखा गया है अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीजेस। तो ये डिजीजेस जो है वो ज्यादातर उन एरियाज में होता है जहां पे हाइजीन को नहीं रखा जाता, साफ सुथरा नहीं होता एरिया, उन एरियाज में ज्यादा हो जाती है, वायरस और बैक्टीरिया के कारण ज्यादा होती हैं। और इस बार हम थर्ड वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस जो हैं वो मना रहे हैं, और थीम जो है वो एक बार पढ़ जरूर लेना है आपने, और WHO की तरफ से इसको मनाया जाता है। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है सर्जियो मैत्रेला जो है वो रीइलेक्ट हुए हैं इटली के प्रेसिडेंट दूसरी टर्म के लिए। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। पद्मश्री रिसिपिएंट बाबा इकबाल सिंह, उनका देहांत हो गया, पंजाब से बिलोंग करते थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, सोशल लीडर थे। किरण बेदी जी ने एक बुक लिखी है फियरलेस गवर्नेंस, जिनमें उन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में बताया हुआ है, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो है वो 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो है वो हर साल 30 जनवरी को नहीं मनाया जाता, ये लास्ट संडे को मनाया जाता है जनवरी के महीने में। तो इस बार 30 जनवरी को है तो 30 जनवरी को मनाया गया, लेकिन इंडिया में हम इसको एंटी लेप्रेसी डे जो है वो उसके नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन जो है वो महात्मा गांधी जी का डेथ एनिवर्सरी भी आती है, तो उसके बेसिस पे भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इंटरनेशनल डे जो है वो सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि लेप्रेसी के बारे में लोगों को बताया जा सके। जो हाथ में आप कह सकते हो व्हाइट व्हाइट मार्क्स जो हैं वो पड़ जाते हैं या पूरी बॉडी पे पड़ जाते हैं, तो उसको लेप्रेसी कहा जाता है। इसको हैंसेन डिजीज भी कहा जाता है, हैंसेन डिजीज भी कहा जाता है। और लोगों को बताता है कि किस तरह से जो है लोग जो है वो मेंटली जो है बहुत ज्यादा हरास हो जाते हैं इस बीमारी से, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है, और डिस्क्रिमिनेशन की जाती है लोगों के साथ, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है, इस दिन अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट एंटी अनटचेबिलिटी डे जो है वो 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से मनाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपने याद रखना कि ये तमिलनाडु सरकार जो है सेलिब्रेट करती है डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी के नाम पे। और चीफ मिनिस्टर जो MK स्टालिन है, उन्होंने एक शपथ भी दिलाई है अपने मिनिस्टर्स को, अपने सीनियर ऑफिशियल्स को, अपने स्टाफ मेंबर्स को जो सेक्रेटरीट के अंदर हैं, कि अनटचेबिलिटी को हमने किसी ना किसी तरह से पूरी तरह से खत्म करना है। नेक्स्ट मार्टियर्स डे या शहीदी दिवस 30 जनवरी को मनाया गया। हर बच्चे को पता है मार्टियर डे के बारे में, कि गांधी जी का इस दिन जो है वो देहांत हुआ था। नथुराम गोडसे जी ने गोलियां लगाई, और महात्मा गांधी जी जो है वो इस दिन लड़ते हुए जो है वो आप कह सकते हो मारे गए, और मंदिर में थे, और 3 गोलियां लगने के कारण जो है वो उनका देहांत हो गया। और बहुत बड़ा रोल जो है वो महात्मा गांधी का है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, और आपने याद रखना ये 74th एनिवर्सरी है महात्मा गांधी के शहीदी दिवस की। लेकिन दोस्तों मार्टियर डे हम सिर्फ एक दिन नहीं मनाते, साल में 2 बार मनाते हैं। 23 मार्च को भी मनाते हैं, 23 मार्च को भी मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को 3 बंदों को जो है वो ब्रिटिशर्स ने फांसी दी थी। भगत सिंह, राजगुरु जी, सुखदेव जी, इन तीनों को फांसी दी गई थी, जिसके कारण हम 23 मार्च को भी जो है वो क्या मनाते हैं, मार्टियर डे या शहीदी दिवस मनाते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। 30 और 31 जनवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था वर्ल्ड्स लोकल बैंक का स्लोगन जो है वो कौन से बैंक का है? तो सारे बच्चों ने आंसर, जितनों ने भी दिया बहुत ही अच्छा आंसर दिया, सबका सही था। हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन HSBC का ये स्लोगन है, और ये एक तरह का फॉरेन बैंक है जो कि इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर रजिस्टर किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, और इसको इस्टेब्लिश जो है वो 1853 में किया गया, और इसको मर्केंटाइल बैंक के नाम से जो है वो रजिस्टर किया गया था स्टार्टिंग में 1853 में। इसका इंडिया में हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, मुंबई में। और इसके CEO कौन है? हितेंद्र दवे। याद रखना है कौन है? हितेंद्र दवे। और ये भी याद रख सकते हो कि इंडिया का फर्स्ट एटीएम जो लगाया गया था 1987 में, वो HSBC की तरफ से ही लगाया गया था।
अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, माइक्रो फाइनेंस का रेगुलेटर इंडिया में कौन है, कौन रेगुलेट करता है माइक्रो फाइनेंस को इंडिया के अंदर। तो आप मुझे आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को यार प्रेस कर दो। टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो ताकि आपका कोई भी पुराना करंट अफेयर मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। पर ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहेंगे स्माइली की तरह और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।